चैप्टर नंबर 6 है, फिजिक्स 9th क्लास। उसमें आज हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये प्रूव कैसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ये सारा डिटेल में हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो पहले आप खुद से रिकॉल करें कि एनर्जी थी क्या, एनर्जी हम किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो अब हम उसकी फॉर्म्स देख रहे हैं। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। तो ये है बेसिकली फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। अब आपका काम क्या है कि इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना, ठीक है, कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी जो है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि बॉडी में अगर काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर मैकेनिकल एनर्जी है, या किसी बॉडी के अंदर दोनों तरह की एनर्जी है तो भी मैकेनिकल एनर्जी ही कहेगी। मिसाल के तौर पर मैकेनिकल एनर्जी जो है ना मैकेनिकल वर्क से है। जब आप कोई भी मैकेनिकल वर्क करते हैं तो उस वक्त मैकेनिकल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हैमरिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं तो मैकेनिकल वर्क है ना। तो जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी है, जनरल नाम दे देते हैं। अगर आप काइनेटिक पोटेंशियल नहीं कहते तो मैकेनिकल एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता है ये एनर्जी जो है ये वायर्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, हमारे घरों तक जो पहुंच रही है एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। ये पावर स्टेशन से जो ट्रांसफर की जा रही है और इसका पर्पस क्या है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम जिस तरह के घर में रोशनी के लिए, ऑफिस को रोशन करने के लिए, ठीक है, इल्यूमिनेशन पर्पस के लिए, ठीक। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ है। इसी तरह फैन वगैरह चलाने के लिए, हीटर चलाने के लिए, तो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है। तो ये वायर्स के थ्रू ट्रांसफर होती है हमारे पे। उसके बाद है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का क्या पर्पस होता है, ऑफिस को ब्राइट यानी कि इल्यूमिनेट करने के लिए, रोशन करने के लिए, ठीक है। और लाइट एनर्जी का सोर्स क्या है, सबसे बड़ा सोर्स लाइट एनर्जी का वो सन है जो पूरी कायनात को रोशन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा लाइट एनर्जी का सोर्स सन है। उसके बाद लाइट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम करते हैं तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बल्ब करते हैं, ठीक है, एलईडीज वगैरह। तो ये यानी कि हमारे पास बल्ब भी लाइट एनर्जी में, ठीक है, एनर्जी सेवर वगैरह ये सारे। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना ये न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस का मतलब एटम के साथ लिंक है इसका, ठीक है। तो वो एनर्जी जो एटम के स्प्लिट होने से या एटम नए एटम के बनने से जो एनर्जी हमें मिलती है उस एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। स्प्लिटिंग ऑफ एटम जो है ना उसको हम न्यूक्लियर फिशन का नाम देते हैं। न्यूक्लियर फिशन का मतलब होता है एटम का टूट जाना, फिशन जो है ना ब्रेकअप से है, टूटना। तो एटम का टूट जाना जो है, एटम जब टूटता है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, वो उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी का नाम देंगे, ठीक है। और ये हमने लिखा कि एटम ब्रेकिंग ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ लार्ज न्यूक्लियाई फ्रॉम स्मॉलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जब एटम टूटेगा तो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, और बाजू का ऐसे भी होता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो वो कहलाता है फ्यूजन। उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, फ्यूजन रिएक्शन। और फ्यूजन रिएक्शन में बड़ा न्यूक्लियस बनता है और उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी फिर रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन ये फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पहले देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, सन के अंदर हो रहा है। फ्यूजन रिएक्शन जो है वो सन के अंदर हो रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी सन ही प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो सन के अंदर हीलियम न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं और बड़ा न्यूक्लियस यानी कि बनाते हैं, जिससे जो कि फ़ौरन से ही फिर ब्रेकअप हो जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो हमारे पूरी यहाँ हमारे वर्ल्ड को रोशन करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक। उसके बाद है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन से है, केमिकल रिएक्शन से होते हैं तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा फूड के अंदर भी केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल एनर्जी जो है बेसिकली जैसे ही हम वो फूड खाएंगे तो वो हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो फूड भी केमिकल एनर्जी का सोर्स है। इसके अलावा बैटरीज में भी, सेल्स में भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो केमिकल एनर्जी है, ठीक हो गया। उसके बाद साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। किसी भी बॉडी को आप वाइब्रेट करते हैं ना तो क्या है, साउंड प्रोड्यूस हुई है। ऐसी एनर्जी को हम साउंड एनर्जी कहते हैं। आजकल ऐसे डिवाइसेस भी आ चुके हैं कि आप साउंड एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा सोर्स है साउंड एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करें तो साउंड एनर्जी वाइब्रेटिंग, किसी बॉडी को वाइब्रेट करें, ठीक है, तो उस साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उसके बाद है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कहाँ है, अगर आप कोल को बर्न करें, कोयले को बर्न करते हैं
तो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सन से जो एनर्जी आ रही है तो वो भी हीट एनर्जी है। और आपको याद होना चाहिए कि सन से जो एनर्जी आ रही है उससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा है। आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड है बाय द प्लांट्स। अगर प्लांट्स फूड तैयार नहीं करेंगे तो जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं अक्सर जो हैं वो उसी पर डिपेंड कर रहे हैं। जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं तो वही उसको यूज़ करते हैं। जिस तरह फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, तो फूड क्राइसिस हो जाएंगे। तो हीट एनर्जी जो है वो सन से बड़ा सोर्स सन भी है, बल्ब्स भी हैं, कोल भी है, फ्यूल को भी बर्न करके हम हीट एनर्जी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने ये टोटल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज कवर कर ली। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जीज क्या हैं। सोर्सेज का मतलब होता है कि कहाँ से कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल्स यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, जनरेट एनर्जी, उन्हें हम कहते हैं सोर्सेज। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन सिंपल सी वो लिख दी है। इन सोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है रिन्यूएबल सोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज कैन बी रीयूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये ऐसे सोर्सेज हैं जिन्हें आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी पैदा करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एक बार एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, इनको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं दे कैन नॉट बी रीयूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। इनसे आप एक ही बार एनर्जी गेन कर सकते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। डू नॉट रन आउट, ये ख़त्म नहीं होंगे एक बार एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद, लेकिन ये रन आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे आफ्टर फर्स्ट यूज़। उसके बाद ये है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ये इकोनॉमिकल है, सस्ते हैं, यानी कि कम खर्च से आप ज़्यादा एनर्जी ले सकते हैं इनसे। लेकिन ये जो है ये नॉन इकोनॉमिकल है, ठीक है, ये महंगे हैं जो समझे। इसकी जो एग्जांपल्स हैं कि कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से एनर्जी आ सकती है, वो है वाटर, जो हाइड्रो पावर प्लांट्स जहाँ से जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, डैम्स के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जनरेटर्स के थ्रू, तो वहाँ वो एनर्जी क्या है, वाटर से बन रही है, जिसे हम हाइड्रो पावर प्लांट्स से एनर्जी जो हम गेन कर रहे हैं, तो वो भी बेसिकली क्या है, रिन्यूएबल है। क्योंकि आपको पता है कि वाटर हाइट से गिरता है, उसके गिरने से टरबाइन मूव करती है, टरबाइन के मूव करने से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराया जाता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी हमें सप्लाई की जाती है। तो जो वाटर हाइट से नीचे गिरा है टरबाइन को मूव कराने के बाद, वो वापस वेपर्स बना, वेपर से फिर रेन हुई, और वो वाटर जो है वो वापस डैम में डाला जा सकता है, और उसको दोबारा से वापस टरबाइन को मूव करवाया जा सकता है। तो वाटर ये इवेपोरेशन से वाटर बनना, वाटर से फिर इवेपोरेशन होना, तो एक साइकिल है ना, ख़त्म तो नहीं हुआ ना, लेकिन दरम्यान में हमें एनर्जी मिल गई। सोलर एनर्जी जो सन है बेसिकली, ये भी कंटिन्यूसली सन से रेडिएशंस आ रही हैं, कभी ख़त्म नहीं हुई, कभी होंगे भी नहीं जब तक कहनाता है। तो इसलिए बेसिकली सोलर एनर्जी भी हमारे पास ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा। विंड है, हवा का चलना, ठीक है, एयर मालिक्यूल इधर से इस साइड पर जा रहे हैं तो उधर से इधर भी तो आ सकते हैं, वो कभी ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं ना, एग्जिस्ट तो इसी इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो भी हमारे पास विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएगा। अब इस नॉन रिन्यूएबल में देखें फ्यूल, तो जाहिर बात है फ्यूल एक बार आप बाइक में डालें, ठीक है, तो जैसे वो ख़त्म होगा आपको नया फ्यूल डलवाना पड़ेगा, वो कहीं से दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं है, एग्जिस्ट ही करेगा, रन आउट हो चुका होगा। तो ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। वो ये जो हमारे पास कोल है, कोयला, इससे एनर्जी लेने के लिए आप इसको बर्न करें, एक बार बर्न किया, हीट एनर्जी मिल गई, फिर क्या होगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये कोल भी नॉन रिन्यूएबल होगा। वुड है, एक बार बर्न करें, ये भी इसका भी कोल जैसा ही बिहेवियर है, तो मतलब ये एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, रन आउट हो जाएंगे, तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स